Good morning everyone. Now again I am here for to you and I think and I wish you all are happy and you all are healthy. Then गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड क्लासेस में पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है। और आज फिर से हम अपने पेंसी बुक का चैप्टर सेकंड वर्ण एवं मात्राएं लेकर आपके साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। हिंदी विषय की इस क्लास में हमने अपने लास्ट टाइम में पार्ट 2 वर्ण एवं मात्राएं आपको अच्छे से समझाया था। फिर भी पुनः हम बहुत छोटे रूप में अपने विषय को दोहरा लेते हैं बेटा। वर्ण यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, है ना। मुख से जो सबसे छोटी वाली ध्वनि निकलती है उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण में स्वर के भी 3 प्रकार होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर हमने जाना था कि स्वर के बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। फिर उसके पश्चात हम लोगों ने पढ़ा था व्यंजन। व्यंजन जो है बेटा वह स्वर के बाद में आने वाला द्वितीय वर्ण का प्रकार है। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। हमारे मुख से वर्ण किन स्थानों को स्पर्श करके निकलता है उसके आधार पर व्यंजन 3 थे। पहला स्पर्श व्यंजन, क से लेकर आपका जितने भी म तक के वर्ण हैं वे सारे स्पर्श व्यंजन थे। याद कीजिए, हमने आपको यहाँ लिखकर बताया था, ये तालु से निकलता है, ये कंठ से निकलता है, ये आपके जिह्वा से निकलता है, ये ओष्ठ से निकलता है। फिर उसके बाद हमने 4 वर्ण बताए थे, वो थे अंतस्थ वर्ण, जैसे कि आपका य, र, ल और व। उसके पश्चात हमने 4 वर्ण पढ़े थे ऊष्म वाले, है ना, स, श, ह। जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से थोड़ी सी ऊष्मा निकलती है या गर्म हवा निकलती है, वे वर्ण हमने बताए थे कि ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमने आपको स्वर और व्यंजन का भेद बताया था। स्वर अपने आप में मात्रा के रूप में भी प्रयोग होते हैं, मगर व्यंजन कभी भी मात्रा रूप में प्रयोग नहीं होते हैं। जब स्वर को व्यंजन के साथ लगाया जाता है तो वह मात्रा बन जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि व्यंजन में और 2 व्यंजन होते हैं। एक होता है द्वित्व व्यंजन, जब 2 व्यंजनों को मिला दिया जाता है तो वो आपका संयुक्त व्यंजन बन जाता है ना। और द्वित्व व्यंजन जब एक ही वर्ण 2 बार प्रयोग होता है, जैसे बच्चा, कच्चा, पत्ता। तो जब एक ही व्यंजन एक बार बिना स्वर के और दूसरी बार स्वर सहित प्रयोग होता है वह द्वित्व व्यंजन होता है। संयुक्त जैसे आप त और र को मिलाकर त्र वर्ण प्रयोग करते हैं, क और श को मिलाकर क्ष, कक्षा, श क्षत्रिय का प्रयोग करते हैं, वो होता है आपका संयुक्त व्यंजन। और अंत में हमने आपको र वर्ण के अलग अलग प्रयोग बताए थे कि र एक तो सामान्य रूप से प्रयोग होता है राधा, फिर र जो है वह स्वर रहित होता है तो रेफ के रूप में प्रयोग होता है, जैसे धर्म। जब आपका र इस तरह ऊपर लगाया जाता है तो वो रेफ कहलाता है। फिर एक जब वो स्वर रहित व्यंजन के साथ में इस तरह से लगता है तो वह पदेन का रूप कहलाता है। और एक हमने पढ़ा था इस तरह से, है ना, जब आप र का ऐसा वाला रूप भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हमने पढ़ा था कि र 4 प्रकार से हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। और हमने अपना पाठ जो है वह समाप्त किया था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, देखिए पेज नंबर 171 आप लोग ओपन करेंगे। वहां पर हम अपना सही विकल्प वाला पहला अभ्यास प्रश्न आरंभ करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। क वाला आप
आपको दिया गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13, 10 या 11। तो हमने बहुत शुरू में आपको बताया था बेटा कि विकल्प में पहला है 13, स्वर 13 नहीं होते हैं। ब दिया है 10, 10 भी नहीं होते हैं। हमारे टोटल स्वर जो हैं वो कितने हैं? 11। तो आप इस वाले विकल्प को सही का निशान लगा लीजिए बेटा। फिर हमने अगला वाला वाक्य देखिए सही विकल्प का। स्पर्श व्यंजनों की संख्या अ, ब या स। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 20 नहीं है, 25 है और स 30 नहीं है। तो सही विकल्प हमारा क्या है? 25 वाला। ग, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? सॉरी, उन्होंने पूछा है कि आपको जो 3 व्यंजन दिए गए हैं इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा है बेटा? य, म या स और ल। तो हमारा सही आंसर जो है वो है अ नंबर का य, है ना। फिर घ वाला देखिए, कृषक शब्द में क्र में कौन सी मात्रा है? अ, ब या स विकल्प? अ विकल्प है री की मात्रा। आपका शब्द क्या दिया है? कृषक। तो इसमें ये जो मात्रा लगी है ये कौन सी मात्रा है? री की मात्रा है कि ए की मात्रा है कि ओ की मात्रा है? बहुत सरल सी बात है, क्योंकि ये मात्रा नीचे लगी है तो ये ए की मात्रा तो है ही नहीं, ओ की मात्रा भी नहीं है। तो ये मात्रा हमारी कौन सी है? री, ऋषि की मात्रा बेटा। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प कौन सा है? अ वाला री का। तो उसको इस तरह से टिक कर लीजिए, ठीक है। इसके पश्चात हम अपना अभ्यास प्रश्न दूसरा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यहाँ पर लिख रहे हैं और सभी छात्र छात्राएं हमारे साथ इस कार्य को संपन्न करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चूंकि प्रश्न आपकी पुस्तक में दिए गए हैं बेटा, देखिए ध्यान से, है ना। तो उत्तर नंबर क हम लिख रहे हैं क्योंकि प्रश्न आपके पास है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। क्या पूछा है उन्होंने? वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और वर्णों के नाम भी लिखना है। यानी कि आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम उसका उत्तर पहले हाफ कर लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ध्वनि को वर्ण कहते हैं। सभी छात्रों को दिखाई दे रहा है अच्छे से? अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, है ना। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ये हो गया हमारा द्वितीय प्रश्न।
अब इसके आगे है तीसरा प्रश्न, उनके नाम लिखिए। तो हम नाम लिख देते हैं, स्वर और दूसरा व्यंजन। तो इस प्रकार देखिए हमारे एक प्रश्न के 3 हिस्से थे और तीनों प्रश्नों का उत्तर हमने लिख दिया है। ठीक है, सभी ध्यान से एक बार पढ़ें और ध्यान पूर्वक लिखें। इसके पश्चात देखिए बेटा उत्तर नंबर ख। स्वर के कितने भेद हैं? बहुत छोटा प्रश्न है और उसके नाम लिखिए। पहला प्रश्न, स्वर के 3 भेद हैं। हमने पढ़ा था, अभी आपको समझाया भी था कि स्वर के भी 3 भेद हैं और व्यंजन के भी 3 भेद हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। पूर्ण विराम लगाएंगे जब भी आपका वाक्य सामान्य तौर से यदि समाप्त होता है तो अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, है ना। हमारे सभी बच्चों को ये वैसे अच्छे से पता है। तो इस प्रकार हमारे 2 प्रश्न पूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न आपका है अयोगवाह वर्ण किन्हें कहते हैं। हमने आपसे कहा था स्वर व्यंजन के बाद में आपकी हिंदी भाषा में 2 वर्ण ऐसे हैं जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। वे क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। तो हमें लिखना है कि अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं। इसी प्रश्न में फिर एक और प्रश्न है कि अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं। तो हम सरल शब्दों में लिखते हैं, जो वर्ण न स्वर और न ही व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? तो हम लिख रहे हैं अम तथा अह अयोगवाह वर्ण हैं। यह हमारा तृतीय उत्तर पूर्ण होता है। सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक इस कार्य को करेंगे। चलिए बेटा, इसके बाद हम अगला प्रश्न लिख रहे हैं, जिसके लिए हम अपने इस कार्य को यहाँ से हटा रहे हैं।
किसे कहते हैं? उत्तर नंबर घ। वर्णमाला किसे कहते हैं? बहुत सरल। वर्णों के, किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। पूर्ण विराम। अंतिम प्रश्न, मात्रा किसे कहते हैं और मात्राओं के चिन्ह लगाना है। तो पहले मात्रा किसे कहते हैं, हम इस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं बेटा। देखिए आपके पास पुस्तक में प्रश्न है, स्वरों के बदले हुए रूप को, स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राओं के चिन्ह इस प्रकार हैं। अब हम यहाँ पर सारे मात्राओं के चिन्ह लिख रहे हैं बेटा। पहला आ की मात्रा, फिर ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, कॉमा लगाएंगे। प्रत्येक मात्रा के बाद में आपको कॉमा लगाना है। ए की मात्रा, आय की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा और अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। तो सभी छात्र इस कार्य को ध्यान पूर्वक करें। आप अलग अलग जब चीजें लिखते बेटा तो बीच में अल्प विराम अवश्य लगाएं, कहीं पर कोई गलती नहीं। सभी छात्र बेटा एक बार लिखने के बाद अपनी कॉपी से बोर्ड पर लिखी हुई चीज को मिलाएंगे और पढ़कर देखेंगे। जब आप पढ़कर मिलाते हैं तो कहीं पर भी किसी चीज की गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है। इसके पश्चात हम अपना अभ्यास प्रश्न 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहां पर आरंभ करेंगे। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 3 आप लोगों के लिए है। रिक्त स्थान, क आपका रिक्त स्थान है। हम वाक्य पहले पढ़ रहे हैं बेटा, उसके पश्चात हम अपना रिक्त स्थान वहां पर फिल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए बेटा, दो वर्णों के मेल से
बने वर्ण को रिक्त स्थान कहते हैं। बहुत सीधा सा बात है, स्वरों को मिलाकर कोई नया वर्ण नहीं बनता, लेकिन दो व्यंजनों को मिलाकर एक नया व्यंजन अवश्य बनता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दो वर्णों के मेल से बना हुआ जो नया वाला वर्ण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। यही कहते हैं ना, त धन र त्र, क और श मिलकर क्ष। सेकेंड, रिक्त स्थान, ध्यान से सुनिए। स्वर के बदले हुए रूप को, स्वर के बदले हुए रूप को रिक्त स्थान कहते हैं। क्या लिखा है हमने? मात्रा कहते हैं। हमने अभी प्रश्नोत्तरों में भी तो यही चीज लिखी ना। ग, आपको 4 वर्ण दिए हैं, य र ल व। रिक्त स्थान व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों के 3 प्रकार थे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन हम लिख चुके हैं, है ना, 25 होते हैं और वो कहाँ तक के होते हैं आपके? म तक के। उसके बाद 4 वर्ण य र ल व, ये अंतस्थ मतलब अंदर से निकलते हैं। तो ये व्यंजन क्या कहलाते हैं हमारे? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वाक्य घ पढ़ रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 रिक्त स्थान और 33 रिक्त स्थान होते हैं। जैसे हमने वर्णमाला आरंभ की थी, हमने आपको सबसे पहले बताया था कि हिंदी वर्णमाला में 11 तो स्वर होते हैं और दूसरा रिक्त स्थान 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। क्षत्रज्ञ और श्र फिर से कैसे वाले व्यंजन हैं? संयुक्त वाले व्यंजन हैं। और अंतिम च, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो इस प्रकार हमारे रिक्त स्थान पूर्ण हुए हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक एक बार इन रिक्त स्थानों को अपनी कॉपी में या पुस्तक में उतार लीजिए। इसके पश्चात हम लोग अपना अगला वाला कार्य, र के विभिन्न प्रयोग हमें करना है बेटा, वो हम लोग करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों में र का सही चिन्ह लगाना है। र के प्रयोग, है ना। अब देखिए बेटा, आपको कुछ शब्द दिए हैं। पहला दिया है प्रकाश, है ना, और उसके सामने आपको एक रिक्त स्थान दिया है। तो मैं जो भी उत्तर लिख रही हूं वह आप उसमें फिल करेंगे। जैसे दिया है प्रकाश, है ना, प्रकाश में र का प्रयोग करना है। फिर एक दिया है टेन, तो प में हम लोग निकालेंगे पदेन। तो इस प्रकार हमारा शब्द क्या बन जाएगा? प्रकाश। टेन दिया है, टेन में हमने पहले बोला था ट और ढ के साथ में र का प्रयोग हमेशा डबल पदेन में होता है। तो इस प्रकार यह शब्द क्या बन गया? ट्रेन। फिर दिया है वार्षिक, वार्षिक। यहां पर हम अपना र जो है वो रेफ के रूप में प्रयोग करेंगे। तो हमारा शब्द क्या बन गया? वार्षिक। धम,
का प्रयोग रेफ के रूप में करते हैं और शब्द बन जाता है धर्म। पण शब्द अजीब है, र का प्रयोग करना है, लेकिन पदेन के रूप में प्रण। फिर कर्ण, कर्ण का मतलब होता है टुकड़ा, बारीक सा, लेकिन अगर इसमें हम रेफ के रूप में प्रयोग कर दें तो ये हो जाता है कर्ण। तो इस प्रकार कहीं पर हमने पदेन और कहीं पर आपने डबल पदेन और कहीं पर रेफ के रूप में र का प्रयोग किया और उन शब्दों का अर्थ बदल गया। अगला आपको एक शब्द दिया है पयोग। पयोग, जब तक इसमें हम र का सही यूज नहीं करेंगे ना तो इसका कोई अर्थ निकलेगा, ना ही ये सुंदर लगेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे र लगा दूं, प्रयोग, बोलने में ही बड़ा गंदा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं र को पदेन के रूप में यूज करती तो प धन र प्र हो जाता है, प्रयोग। मैंने र को भी प्रयोग किया है। अगला शब्द है हमारे पास टक। जैसे टेन थी वैसे हमारे पास टक है, तो टक में हम ऐसा वाला बनाएंगे या ऐसा वाला या ऐसा वाला र। ये है पदेन, ये है डबल पदेन, ये है रेफ। तो यहाँ पर हम अपना डबल पदेन का प्रयोग कर रहे हैं और हमारा शब्द क्या बन रहा है, ट्रक। अगला है आपका वैसा ही डामा। ट ठ ड में हमेशा डबल पदेन यानी इस तरह से र का प्रयोग करते हैं तो हमारा शब्द बनता है ड्रामा, जो अक्सर हम लोग करते रहते हैं। फिर आशीर्वाद। आशीर्वाद, एक हल्का सा र का सही प्रयोग, अगर मैं यहाँ बीच में लिख दूं आशीर्वाद हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर र लगा दूं तो आशीर्वाद हो जाएगा, जो कि गलत है। मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो मुझे र का प्रयोग करना है, लेकिन किसके ऊपर, व के ऊपर, आशीर्वाद, व्यंजन के साथ में, है ना। अगला है पति योगिता। पति की योगिता है भाई, देख लो, पति योगिता। अब र का हमें सही प्रयोग यहाँ कहाँ करेंगे, ऊपर कहीं कर दूं ती के साथ में, तो क्या हो जाएगा, पतिर योगिता। यहां कर दूं तो तब भी गलत है। यहां पर हम र का पदेन प्रयोग करते हैं, प्रतियोगिता। फिर हर्ष। हर्ष पुनः रेफ के रूप में आप प्रयोग करते हैं तो शब्द बनता है हर्ष। अब आप एक चीज और सोच रहे होंगे, मैम कहीं पर आप ऐसा करते हैं, कहीं ऐसा प्रयोग करते हैं, कहीं ऐसा करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें र का कौन सा वाला प्रयोग करना है शब्द में। बहुत आसान है बेटा। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप उस शब्द के साथ में तीनों तरह के र का प्रयोग करके देख लीजिए। आप जैसे उसका उच्चारण सुनते हैं आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये वाला प्रयोग करना है या ये वाला करना है या ये वाला। प के साथ में डबल वाला तो यूज हो ही नहीं सकता है। अगर आप यहाँ पर चाहें कि हम इसके ऊपर लगा दें ये, तो पुनः कह रही हूँ व्यंजन के ऊपर व्यंजन, आप उसका उच्चारण क्या करेंगे, हमेशा जब भी आप इस तरह का र लगाते हैं यानी उसका उच्चारण आपने जिस वर्ण पे लगाया है उससे पहले उच्चारित होगा, तो रपयोग तो नहीं हो सकता है। यानी कि आप जब इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसके पहले कोई वर्ण अवश्य होगा। तो हमें अपने शब्दों की सुंदरता और उच्चारण के आधार पर जब तक बार बार अभ्यास नहीं करेंगे हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि हमारे शब्द के लिए कौन सा र का प्रयोग सही है, रेफ या पदेन या डबल पदेन। यहाँ पर हर्ष में हमने ऊपर र रेफ के रूप में लगाया। अंतिम पातः। पातः मतलब क्या पाता है, नहीं पता। मैं यहाँ पे र लगा देती हूँ, ये लो। मैंने अभी कहा था कि आप यदि इस प्रकार रेफ का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए उसके आगे कोई वर्ण होना आवश्यक है, क्योंकि रेफ का उच्चारण नीचे वाले वर्ण से हमेशा पहले होता है, तो यहाँ तो ये लग ही नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे मैम त पे लगा दीजिए,
पातः, तब भी उसका उच्चारण सही नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पर र जो है वो रेफ के रूप में तो प्रयोग हो ही नहीं सकता। बच्चा हमारे पास पदेन और डबल पदेन। हम जानते हैं डबल पदेन जो है वो ट और ड वाले वर्ण के साथ ही प्रयोग होता है। यानी बचा कौन सा हमारे पास? पदेन, सिंगल वाला पदेन, और तब जाकर हम उसे प्रयोग करते हैं तो हमारा शब्द बनता है प्रातः। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं आपको र के विभिन्न प्रयोग बहुत ही क्लियर होते चले जाएंगे, और जब आप हमारे साथ कक्षा में इसे प्रयोग करेंगे तो आपको कोई भी शंका इसमें नहीं रहेगी। इसके पश्चात हम अपना अगला वाला अभ्यास प्रश्न जो है, 3 शब्द बनाने हैं मात्राओं के। ये कार्य आप LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि फर्स्ट सेकंड तक आपको मैम ने पढ़ाया था कि बेटा आ की मात्रा लगाओ, ई की मात्रा लगा के पढ़ो। जब आपने रीडिंग स्टार्ट की थी तो आप मात्रा लगाकर पढ़ते थे, लेकिन फोर्थ तक आते आते तो आप अपनी पुस्तक के शब्द पढ़ना सीख गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मात्रा लगाकर शब्द बनाना आपको सिखाना पड़ेगा। फिर भी आपको देखिए एक एक मात्रा से 3 शब्द बनाने को दिए गए हैं बेटा, है ना? कैसे? उसमें से एक शब्द हम बना रहे हैं, बाकी के 2 शब्द आप स्वयं बनाएंगे, होमवर्क के रूप में करेंगे और मुझे सेंड करेंगे कि मैम देखिए हमने इस मात्रा को लेकर यह शब्द सही बनाया है। मेरी कक्षा 3 के जो छात्र हैं उन लोगों ने ये कार्य पिछले समय में किया है, और जो 4th से अब 5th में आए, नेचुरल सी बात है उन्होंने भी ऐसे कुछ शब्द अवश्य बनाए होंगे। तो हम अपना कार्य आरंभ करते हैं। शब्द बनाइए। इसमें पहला है क, आ मात्रा का। इसके 3 शब्द आपको बनाना है। ख, औ की मात्रा, इसके भी 3 शब्द। ग, अम की मात्रा, चूंकि मात्रा नहीं है, हमने पहले कहा था अम जो है वो अयोग वहां है बेटा। फिर उ, छोटा वाला उ, अंग वाला शब्द आपको दिया है ऋषि। ऋषि की भी मात्रा लगती है, अभी हम लोगों ने लगाई थी। अंतिम है आपका ए। ए भी स्वर जो है वो व्यंजन के साथ में जाकर मात्रा बन जाता है। जैसे आ से आपने एक शब्द लिखा आम, और आ को ही आपने अगर यूज किया मात्रा के रूप में तो आज, या फिर उन्होंने दिया है रावण। यानी यहाँ पर आ स्वर के रूप में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर आ मात्रा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो आप अपने इन शब्दों में भी चाहें तो मात्रा के रूप में इस वर्ण को प्रयोग करें, अथवा अगर आपको इससे ही कोई शब्द बनाना आता है तो आप वह भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक लिखा है औरत, मैंने स्वर को उसी रूप में प्रयोग किया, लेकिन दूसरी बार मैं उसे मात्रा के रूप में प्रयोग कर रही हूँ। तीसरा वाला शब्द आप लोग इसी प्रकार बनाएंगे। अंगूर, जिस तरह से वो हमें दिया गया है हमने वैसा ही प्रयोग किया, लेकिन दूसरी बार फिर मैं उसे प्रयोग कर रही हूँ अन्य शब्दों में। आप चाहें तो यहाँ पर उसे अपनी मात्रा के रूप में, जैसे गंगा, बंदर, इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। ऊ के लिए सबसे पहले उल्लू, फिर ऊ को यदि मैं मात्रा में प्रयोग करती हूँ तो सुबह, सुबह होती है ना। तीसरा शब्द आप भी चाहें तो ऐसे कहीं पर मात्रा के रूप में प्रयोग करके शब्द बना सकते हैं। ऋषि, सामान्यतः ऋषि के लिए ये एक शब्द प्रयोग होता है, लेकिन अधिकतर ऋषि जो है बेटा वो मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कृषि, कृषि यानी खेती। तो आप इस तरह की मात्रा री की यूज करके अन्य कोई शब्द, जैसे आप कृषक होता है, कृपा होता है, कृपण होता है ना, तो आप ऐसे भी कुछ शब्द अपने मन से लिख सकते हैं। अंतिम ए को लेकर हमने सरल शब्द बनाया एक, लेकिन इसी को अगर मैं मात्रा के रूप में यूज करती हूँ तो ये हो जाता है केला। तो ए की मात्रा को लेकर भी आप यहाँ और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे सेना होता है ना। और इसका पाठ का अंतिम वाला अभ्यास प्रश्न हम यहाँ पर कर रहे हैं। चूंकि मात्रा से शब्द बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग
स्वयं भी इसे पूर्ण कर सकते हैं। अंतिम में आपको चित्र को देखकर शब्द पूर्ण करना है। अनुनासिक और अनुस्वार लगाना है। अनुस्वार प्लस विसर्ग है ना का प्रयोग। चलिए पहला चित्र आपको बहुत छोटा सा सुंदर सा क्या दिया है, कंप्यूटर। किंतु कंप्यूटर में अम की बिंदी गायब है, तो इस तरह से लगा लीजिए। फिर आपको सुंदर सा सांप दिया है, लेकिन उसमें भी वो कुछ भूल गए हैं, तो मैं सिर्फ बिंदु नहीं लगाऊंगी, मैं चंद्र बिंदु लगाऊंगी, है ना। फिर एक व्यक्ति बड़ा सैड दिया हुआ है, दुखी। दुखी में मैं अनुस्वार लगाऊं, अनुनासिक लगाऊं या विसर्ग लगाऊं? अगर अनुस्वार लगाती हूँ तो दुखी हो जाएगा, वो गलत है। तो मुझे यहाँ पर विसर्ग यानी दो बिंदुएं प्रयोग करना होगी, जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, दुखी। और चौथा है पखा। पखा में चंद्र बिंदु लगाओ या बिंदु? सिंपल, पंखा, अन लगाना है तो केवल एक आपका बिंदु ही काफी होता है। फिर एक छोटी सी अंगूठी दी गई है, ये रही अंगूठी। अंगूठी में बिंदु या चंद्र बिंदु कौन बताएंगे? सिर्फ एक बिंदु लगाना है हमें, अनुस्वार। अगला शब्द प्रातः। प्रात में पुनः विसर्ग लगाइए, प्रातः। घटा या घंटा ये लगा दिया। और फिर से चंदा मामा आ गया, तो चंदा मामा में तो हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमारा यह पाठ अपने अभ्यास प्रश्नों के साथ यहीं पर समाप्त होता है। सभी छात्र ध्यान पूर्वक इस कार्य को करेंगे। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आराम से सही तरीके से ये कार्य अपनी पुस्तक में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का दिन शुभ हो और आज के लिए धन्यवाद।